गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा नए चैप्टर वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ नई बातें सीखेंगे, है ना। और ये हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म 2 का सिलेबस है बेटा, तो पहले हम ये सिलेबस करेंगे ताकि आपको स्कूल के एग्ज़ामिनेशन में प्लस एनटीएससी के एग्ज़ामिनेशन में दोनों में बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे वर्क की। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब बेटा हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स अगर उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करती है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के ऊपर क्या हुआ बेटा, वर्क हुआ, है ना। तो हम ऐसा कह भी सकते हैं, यही चीज़ हम डेफिनेशन के रूप में कहेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड on a body displaces it, है ना, in the direction of force। ठीक, सीधा सीधा बात हो गई कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा। और वर्क डन जिसको हम W से भी डिनोट करते हैं, और ये सीधे सीधे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि कितनी फोर्स लगाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस वो सिंपल वाली बात हो गई। तो फॉर्मूले के रूप में वर्क डन को W से डिनोट करेंगे, फोर्स जैसा कि आप जानते हैं F से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करेंगे। तो वर्क डन बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। अब समान यहाँ पे हम यूनिट की बात करें तो बेटा फोर्स जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी यूनिट को हम ग्रीन कलर से लिखेंगे, न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर ये वर्क की यूनिट हो गई, और यही यूनिट कहलाती है जूल, है ना। तो बेटा वर्क डन की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर भी होती है और जूल भी होती है। जूल को कैपिटल J से कई बार लिख देते हैं, ज़्यादा पूरा जूल ना लिख के J लिख देंगे, समझ में आ गया। तो ये भी न्यूटन मीटर भी यूनिट है, जूल्स भी यूनिट है, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन और मीटर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 joule of work is said to be done when क्या force of 1 Newton displaces a body by 1 meter distance along the direction of force। जिधर फोर्स लग रही है उसी के along डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। बहुत सिंपल बातें हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक। तो ये तो हमारे पास रिलेशनशिप हो गई। अब वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई बार क्या होता है कि फोर्स जो होती है वो कांस्टेंट भी नहीं होती है, और कई बार फोर्स वेरिएबल भी होती है, दोनों बातें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक। तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, ये कंडीशन है। लाल कलर से काहे को आ गया भाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पहला पार्ट देखेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स में कि व्हेन force
is along horizontal line, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है और उसी डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चलिए ऐसा करेंगे, डायग्राम बना लेंगे छोटा सा। ये देखिए हमने यहाँ पे ग्राउंड लेवल बना लिया और ये छोटा सा एक ब्लॉक नुमा चीज़ बना ली। ओके, और अब हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। ओके, ये हमने फोर्स लगा दी। ये फोर्स इस ब्लॉक को क्या कर रही है, आगे खिसका रही है और ये ब्लॉक अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ यहाँ पे आ गया, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो बेटा ये जो डिस्टेंस हुआ इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये इसके सेंटर से डिस्प्लेसमेंट ये इसके सेंटर तक ले लेंगे। ठीक है, इसी को डिस्प्लेसमेंट एस कहेंगे। ठीक, ये फोर्स लग गई एफ, कोई दिक्कत? तो फोर्स इज अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो सीधे सीधे वर्क डन बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यही फॉर्मूला हम हॉरिजॉन्टल के केस में लेते हैं कि सीधी सी बात है, उधर फोर्स लग रही है और उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर सपोज कर लो कि फोर्स जो है अब वो हॉरिजॉन्टल नहीं लग रही है बल्कि एक सर्टेन एंगल पे लग रही है, तो ये केस देखेंगे। तो पहला पार्ट तो हमने ये देखा, अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, बी पार्ट। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग एट ए सर्टेन एंगल with respect to horizontal, है ना बेटा, तब क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनाते चलेंगे, है ना। और ये देखिए पहले तो हमने ये ग्राउंड लेवल बना लिया और फिर वैसे ही एक हमने ब्लॉक बना लिया, हाय 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 हाय, और फिर उसके बाद हमने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया और ये लेटस से इसकी नई पोजीशन हो गई, है ना। ठीक, और लेटस से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बाय ए सर्टेन डिस्टेंस एस हो गया, जैसा कि आप जानते हैं। अब हमने जो फोर्स लगाई बेटा, वो फोर्स हमने कुछ इस डायरेक्शन में लगाई, ये सेंटर है तो बेटा ये हमने फोर्स लगाई इधर की तरफ। ठीक, तो जब इधर फोर्स लगाई तो बेटा देखो ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है, पहली बात। तो जब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स हो रही है तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कि फोर्स जो लग रही है क्या वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, नहीं है ना बेटा, वो एक सर्टेन एंगल पे लग रही है और वही एंगल हो गया हमको जिसको हम कहेंगे थीटा एंगल, है ना। तो ये जो फोर्स लग रही है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल थीटा पे लग रही है। ठीक, तो बेटा फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट मतलब पार्ट, एक पार्ट वर्टिकल लगेगा और एक पार्ट हॉरिजॉन्टल लगेगा। क्योंकि फोर्स एक एंगल पे लग रही है तो इसका एक हिस्सा ऊपर लगेगा और एक हिस्सा हॉरिजॉन्टल लगेगा, तो उसको हम कहते हैं कंपोनेंट, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स किधर लगेगी बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगेगी। ये कंपोनेंट हो गया, इस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स को हम कहते हैं एफ कॉस थीटा। बेटा जिसके साथ एंगल बन रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, और अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, है ना। चूंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा। और अगर हम ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ देखें बेटा, ये ऊपर की तरफ हो गया तो ये कंपोनेंट कहलाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा तो इस बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा और एफ कॉस थीटा इसको आगे बढ़ाएगा। तो हम यहां पे कहेंगे कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग एट अ सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, देन क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही कहेंगे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब बेटा पार्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल
क्या, प्रोवाइड वर्क, यही वर्क करेगा ऑन दी बॉडी। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर हुआ बेटा, एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन W विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट S हो जाएगा। तो अब वो फॉर्मूला जो था, जो सिर्फ F इंटू डिस्प्लेसमेंट था, वो अब F कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि थीटा एंगल कितना ज्यादा है। ठीक, अब अलग अलग केसेस देख लेंगे। अब सपोज कर लो, जैसे कि हमने देखा केस नंबर 1 क्या कहता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि ये फोर्स किधर लग रही है, अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो हम कह सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन फोर्स इज किधर की तरफ, एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लग रही है, DISP लिखा मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में वर्क इज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम वर्क यानी कि W बराबर हो जाएगा किसके बराबर, F इंटू एस हो जाएगा। ठीक, और इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, तो वर्क इज मैक्सिमम मिनिमम के टर्म्स में बात ना करके इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव और इसके टर्म्स में बात करेंगे, तो वर्क इज पॉजिटिव कहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब हम जब आगे जब निकालेंगे तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव ये शब्द आपको बहुत तकलीफ देने वाला है कि भैया वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा और वर्क डन 0 कब होगा। ये 3 कंडीशन बहुत क्लियरली समझना जरूरी है। तो वर्क डन इज पॉजिटिव, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे W की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू मतलब लेस देन 90 डिग्री होगी और 0 तो उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, तो वर्क डन इज पॉजिटिव कह देंगे। और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क का। ठीक, केस नंबर 2 अगर सेकंड केस देखें तो क्या होगा, यदि थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। फोर्स इज किधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इस कंडीशन में cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो वर्क डन बराबर F cos 90 इंटू एस हो जाएगा। तो वर्क डन इस सिचुएशन में 0 हो जाएगी। तो 0 वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो बेटा अगर इमेजिन करो कोई कुली है और वो सामान को सर पे रखा हुआ है और आगे चल रहा है। ठीक, अब देखिए फोर्स किधर लगाई, ऊपर, मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन 0। तो अगली बार कुली आपसे पैसे मांगे मत देना कि भाई साहब आपने तो वर्क किया ही नहीं, फिजिक्स के अनुसार आपने कोई वर्क नहीं किया। ठीक, तो ये कहानी हो गई। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो वर्क डन तो 0 हुआ। तो वर्क डन 0 कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस वर्क डन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात हो गई, थर्ड बात हो गई। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, यानी कि अब हम देखेंगे केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 क्या कहता है, अरे सेकंड केस में तो बेटा थीटा की वैल्यू 90 ले ली थी। अब अगर हम यहां पे इफ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लें, यानी कि हमारे पास सिचुएशन क्या हो गई, फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो बेटा cos ऑफ 180 की वैल्यू -1 होती है। जैसे कि देखिए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, वैसे ही cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
-1 हो जाएगी। तो वर्क डन बराबर F इंटू कॉस ऑफ 180 इंटू डिस्प्लेसमेंट S, तो वर्क डन बराबर -F इंटू एस हो जाएगा, यानी कि वर्क डन होगा नेगेटिव। तो इस कंडीशन में वर्क डन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क कब होगा बेटा? नेगेटिव वर्क तब होगा जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा। फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन नेगेटिव। अब किस कंडीशन में ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव है? देखिए, होता क्या है कि जब कभी भी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और लेटेस्ट से वो इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जब वो बॉडी मोशन करेगी तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क करती है दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव वर्क। तो हम यहां पे लिख भी देंगे कि वर्क डन बाय किसके द्वारा? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, इज नेगेटिव। तो कभी भी इमेजिन करना हो कि नेगेटिव वर्क कैसे होगा, तो आप फ्रिक्शन को इमेजिन कर लीजिए, जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, वो नेगेटिव वर्क करती है। ठीक, तो ये हमारे पास अब बात हो गई। अब अगर सपोज कर लो कि हमने एक ग्राफ बनाया है ना, ये हम यहां पे बात करेंगे ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कई बार हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी कह देते हैं, कई बार हम फोर्स और पोजीशन का भी ग्राफ कह देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं, और ये ग्राफ पहले तो हम ये वाई एक्सिस बना लेंगे और ये एक्स एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, अब इधर की तरफ हमने ले ली जिसको हम पोजीशन कहेंगे, है ना, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे पोजीशन कह लो, और इधर की तरफ हमने क्या कर दिया? फोर्स लगा दी। ठीक, सपोज कर लो कि बॉडी अगर मान लो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। लेट अस से बॉडी ये पोजीशन हो गई x1 और उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है F। ठीक, तो F फोर्स लग रही है और पोजीशन x1 हो गई। बॉडी कहां पर है? A पोजीशन पर है। ठीक, A से बॉडी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा B पोजीशन पे आ गई। तो अब जब फोर्स कांस्टेंट है तो बेटा इसी लाइन के अलोंग चलेगी ना, और मान लेते हैं वो नई पोजीशन कहां पर आ गई? B पर आ गई, और नई पोजीशन पे अब नई पोजीशन हो गई कौन सी? x2 पोजीशन हो गई, है ना। तो फोर्स तो लग रही है, और वो को फोर्स कैसे लग रही है बेटा? कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से बॉडी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पे आ गई। तो बेटा ये डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हम चेंज इन पोजीशन, जैसा कि आप जानते हैं ये चेंज इन पोजीशन हो गया, और चेंज इन पोजीशन को ही हम डिस्प्लेसमेंट s कहते हैं, और ये डिस्टेंस हो गई फोर्स। तो ये हमारे पास जो हो गई ये लेंथ हो गई फोर्स के बराबर। तो बेटा अगर आप देखो तो वर्क डन जो है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट यानी कि इस रेक्टेंगल के नीचे का एरिया। तो अगर ये हमने ग्राफ बनाया, ये A से लेकर B तक फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 से x2 तक, तो बेटा इसके नीचे का जो एरिया है वो हमको क्या बताएगा? वर्क बताएगा। तो ये एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये पूरा का पूरा एरिया हमको वर्क बताएगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर फोर्स पोजीशन ग्राफ, है ना। तो ये बात हम लिख भी देंगे। ठीक, तो वर्क इज रिप्रेजेंटेड
बाई किसके द्वारा, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बना उसके नीचे का जो एरिया है, ये पूरा शेडेड पोर्शन, ये क्या देगा, वर्क डन देगा। ये तो वर्क डन कांस्टेंट फोर्स में हो गया। अब कई बार क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर से वही बात आ गई, अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, तो क्या होगा, तो फिर उस कंडीशन में दूसरे तरीके से वर्क निकालेंगे, है ना। तो पहले एक पार्टीशन खींच लें और यहां पे हम लिख भी देते हैं, वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। अब फोर्स वेरिएबल है, वेरी कर रही है, ठीक है, करने दीजिए, हम फिर से वर्क निकाल लेंगे। तो बेटा कैसे निकालेंगे, अब देखो पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए हमने तो ग्राफ बनाया है ना, और ये हमने पोजीशन का बनाया। अब आप कहेंगे सर ग्राफ ऊपर नीचे क्यों है, बेटा इसलिए ताकि फोर्स ऊपर भी लग सकती है और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लग गई। ये फोर्स किधर हो गई बेटा, अलोंग डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स हो गई ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो वेरिएबल कंडीशन में कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाता है, ये देखिए कुछ ऐसा स्लोप मिल जाएगा, है ना। और सपोज कर लो कि ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो गई, और देखिए क्या हो गई फोर्स, अरे लाइन खींच दें, ये तो है ही है आपके पास, ठीक है, और ये हमारे पास फोर्स हो गई। अब देखो सपोज कर लो कि शुरुआती पॉइंट ए पर फोर्स मैक्सिमम थी और पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लग रही थी। फोर्स को धीरे धीरे क्या किया हमने, कम किया, और एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग यहाँ पे आते ही फोर्स जीरो हो गई। तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है S1, ये आपका फोर्स पॉजिटिव फोर्स के अलोंग है, यानी कि पॉजिटिव फोर्स मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स। तो बेटा ये जो एरिया हो गया ये बताएगा पॉजिटिव वर्क, है ना। तो अगर हम एरिया को डिफाइन करें तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया डिफाइन करेगा एज जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना, ऊपर वाला एरिया। अब नेचुरल सी बात है, फोर्स वेरिएबल है तो बेटा एरिया अब रेक्टेंगल का तो आएगा नहीं, कुछ ट्रायंगल का एरिया आएगा। अब ट्रायंगल का एरिया जैसे कि आप निकालते हैं हाफ बेस इनटू हाइट करके, वैसे करके निकाल लेंगे, तो जो एरिया आएगा वो तो वर्क बताएगा। और अगर पोजीशन लाइन के ऊपर वाला एरिया है तो वो पॉजिटिव वर्क बताएगा, और पोजीशन लाइन के नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, जैसा कि आप जानते हैं ये एरिया कौन सा होगा, नेगेटिव वर्क बताएगा। क्योंकि अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट के बाद किधर हो गई, नीचे हो गई ना, तो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपको बताएगा नेगेटिव वर्क, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो गया, ये एरिया हमको बताएगा, और ऊपर वाला एरिया हमको पॉजिटिव वर्क बताएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से जैसा एरिया आपको गिवन होगा वैसा ही निकाल देना है, और वर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि पोजीशन लाइन के जो ऊपर वाला एरिया है वो पॉजिटिव वर्क बताएगा, और इसके नीचे वाला एरिया नेगेटिव वर्क बताएगा। ये हो गया वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे पास वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं। तुम भैया ये इधर चले जाओ, ओके, और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो इधर आओ, हाँ, ये बात। अब बारी आती है वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी टू ए हाइट h। ठीक, ये देखेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं बेटा
तो उसको लिफ्ट करने के लिए कितना वर्क डन होगा वो अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बॉडी ले लेंगे, डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। एक बॉडी ले ली और इस बॉडी को हम ग्राउंड लेवल से कहाँ से उठा रहे हैं बेटा, एक सर्टेन हाइट h तक उठा रहे हैं। तो ये हमने ग्राउंड लेवल ले लिया। ये देखिए, अरे भगवान मैच ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैच करा देंगे, सब करा देंगे, हमारे पास सब तरह का हथियार है भैया। ये देखिए, ठीक है। अब इस बॉडी को हम एक सर्टेन हाइट तक क्या कराएंगे, लिफ्ट करा देंगे। और लेट अस से ये हमारे पास अब नई पोजीशन हो गई बॉडी की। ठीक, ये देखिए नई पोजीशन हो गई बॉडी की, हो गई। अब आइए समझते हैं, हमारे पास सिचुएशन ये हुई कि ये बॉडी का वेट किधर लगेगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और ये वेट हो जाएगा mg। तो बेटा जो फोर्स हम लगाएंगे उसको लिफ्ट करने के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, है ना, और वो फोर्स इस mg के बराबर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर बराबर फोर्स तो बैलेंस कर जाएगी, उठेगी कैसे बॉडी, हल्का सा ज्यादा। अब थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो बॉडी उठ जाएगी ना। अब वो थोड़ा सा ज्यादा तो बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, तो उसको क्या जोड़ना, इसीलिए हम इक्वल टू दैट ऑफ द वेट कर देते हैं। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू दैट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। वो किधर लगा रहे हैं, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको हम सेंटर ऑफ द मास से ले लेंगे ना बेटा, इसके सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस ले लेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्प्लेसमेंट को h कहेंगे। तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो लगा वो mg के बराबर लगा, और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो h हो गया। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी बराबर किसके हो गया, mg h के हो गया, है ना बेटा। तो ये जब कभी भी अगेंस्ट दी ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी, तो ग्रेविटी जो है वो वर्क डन करेगी किधर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक, आप किधर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो उसको हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी बराबर किसके हो गया, दैट इज इक्वल टू mgh बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। और आज हम लोगों ने बेटा वर्क डन की शुरुआत कर दी, और उम्मीद करता हूं कि वर्क से रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।